तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज आपके एक करंट अफेयर को सब्जेक्ट को लेके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं आज के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं लेके आया हूँ। उसके साथ उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके रहेगी वो भी आज हम चर्चा करेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कोरोना वैक्सीन के प्रभाव। तो ये चूँकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आज के समय में बहुत चर्चा में आया, ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो कोरोना वैक्सीन के मामले में, कोरोना जो महामारी पैंडेमिक था उस दौर का जो मामला अभी चर्चा में आया, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा शाम को करेंगे। उस पर मैं विस्तार से सेशन लेने वाला हूं, तो आप शाम को मुझसे जुड़िए। इसके बाद हम प्रश्न की बात करें तो भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आज का कह लीजिए कि भारतीय नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं। तो बात करते हैं इनकी जो भारतीय नौसेना उप प्रमुख जो बने हैं, ये कृष्णा स्वामीनाथन, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह इन्होंने ली है, जो कि दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय सेना प्रमुख बन चुके हैं, नौसेना प्रमुख बन चुके हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और उप प्रमुख जो बने हैं नौसेना के वो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। अब प्रश्न आता है स्टैटिक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इसमें कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है। तो अपने देश में तीनों सेनाओं का कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो उसके राकेश पाल हैं। और थल सेना की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं। और जो CDS हैं दूसरे नंबर के, हमारे जो पहले नंबर के तो बिपिन रावत जी थे जिनका देहावसान हो गया दुर्घटना में। इसके बाद जो दूसरे नंबर के बने हैं वो अनिल चौहान है, चीफ CDS हैं जो अनिल चौहान है। ये प्रश्न हो गया हमारा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, ये बड़ा प्रश्न है चूँकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रश्न है। इसमें हुआ है प्रश्न ये बन सकता है कि किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को भारत प्रशिक्षित करेगा। तो जैसे अपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्तियाँ होती हैं तो UPSC वगैरह एग्जाम के माध्यम से होती है, UPSC उसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। फिर जब वो उसमें क्वालिफाई जो बंदे कर जाते हैं, जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका प्रशिक्षण होता है। तो वही प्रशिक्षण भारत दूसरे देशों के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका प्रशिक्षण करवाएगा। तो वो किस देश के हैं, तो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के, जो कि जिसका जन्म 1971 में हुआ बांग्लादेश का, पूर्वी पाकिस्तान से अलग होके। तो उनके अधिकारियों को भारत प्रशिक्षण देगा, 1500 अधिकारियों को भारत प्रशिक्षित करेगा। ये प्रश्न आया है। 5 साल तक ये प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण करेगा भारत बांग्लादेश के। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो 1971 में इसका जन्म हुआ। इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च को ये पूर्वी पाकिस्तान से हट के पूर्वी पाकिस्तान से होकर बांग्लादेश बना था। तो 26 मार्च को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके यहाँ शेख मुजीबुर रहमान इनके राष्ट्रपिता है। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी हैं, वैसे बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपिता हैं। अगर बात करें कि इसकी संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होता है, संसद है, वैसे ही भारतीय संसद है, वैसे ही यहाँ जातीय संसद है। इसके अलावा अगर सीमा की बात करें कि बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है भारत की, चूँकि तीन ओर से तो भारत की सीमा लगती है राज्यों की। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी लगती है बांग्लादेश से। तो अगर बात करें तो शुरुआत से अगर पूर्वोत्तर में बात करें तो यहाँ से पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। इस प्रकार से 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद बात करें अगर कि राजधानी क्या है बांग्लादेश की, तो ढाका है। और करेंसी की बात करें तो टका, जो कि अपने यहाँ टका पुराने ज़माने में चलता था, वो वहाँ की करेंसी है। इसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। और इनका एक रिकॉर्ड है कि ये लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। इसके बाद प्रश्न आता है अगला कि गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस चूँकि 1 मई को मनाया गया, 1 मई को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज हम बात करेंगे कि प्रश्न ये बन सकता है कि 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। तो आंसर बनेगा गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि ये 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर 2 राज्य बने थे। भाषाई आधार पर इनका चयन हुआ था, महाराष्ट्र में जो कि मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती भाषाई आधार पर हुआ था। भाषाई आधार पर
पहला राज्य का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है स्टैटिक के हिसाब से। इसके अलावा जो आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, उसके अध्यक्ष फजल अली थे। और जब ये आयोग बना था उस समय भारत में 14 राज्य और 6 के अनुसार से प्रदेश हुआ करते थे। इसके बाद सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम बात करें कि आंध्र प्रदेश बना क्यों था, तो भाषाई आधार पर एक वहाँ के समाज सेवी हुआ करते पोट्टूराम मुल्लू, जिन्होंने 58 दिन तक अनशन किया था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मतलब प्रधानमंत्री जी थे उस समय के हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनको मजबूर कर दिया था उन्होंने अपने प्रदर्शन मतलब उससे अनशन से। उनकी मृत्यु ने एकदम मजबूर कर दिया था कि ये मजबूरन फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ तो 1960 में 1 मई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो बॉम्बे था, वो महाराष्ट्र और गुजरात में 2 राज्यों में टूट कर अलग अलग हुआ। महाराष्ट्र मराठी लोगों का मराठी भाषाई आधार पर हुआ और गुजरात गुजराती भाषाई आधार पर हुआ। अब बात करें अगर गुजरात की, तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इसके बाद आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं और भूपेंद्र भाई पटेल इसके मुख्यमंत्री है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई राजधानी है, एकनाथ शिंदे इनके मुख्यमंत्री है और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस हो गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदला गया, क्या पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की यूपी SSSC या पुलिस SI से माध्यम से, यूपी पैट वगैरह टेट वगैरह के माध्यम से ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया। अमेठी का चूँकि एक रेलवे स्टेशन है फुर्सतगंज, उसका नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। ये एक प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न बढ़िया अच्छा इसलिए मैं लेके आया हूँ, मुझे लगा। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, तो रुवांग ज्वालामुखी किस देश में है, तो रुवांग ज्वालामुखी चूँकि ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो कि एक द्वीपों का समूह है, सबसे बड़ा अगर द्वीपों का समूह अगर विश्व में कहा जाए तो इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया की में ये रुवांग ज्वालामुखी हुआ है। ये इतना भयंकर तरीके से हुआ है कि यहाँ कम 14-15 हज़ार लोगों का तो रेस्क्यू किया गया है सेना द्वारा। और इसका चूँकि ये सुलावेसी द्वीप पे है, सुलावेसी द्वीप बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुलावेसी द्वीप पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और इसको जो ज्वालामुखी आते कहाँ है और क्यों आते हैं, इसके अगर कारण की अगर हम बात करें तो जो प्लेट टकराने के कारण ये प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं जो टकराती हैं, तो इसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में ये पड़ता है जहाँ पे ज्वालामुखी हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। और यहाँ रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत महासागर की, यहीं इंडोनेशिया पड़ता है, यहाँ पर तमाम ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, इसलिए ये चर्चा में आया रुवांग ज्वालामुखी। और अगर हम इसकी बात करें ये कहाँ है, इंडोनेशिया में किस द्वीप पे है, तो सुलावेसी द्वीप पे ये स्थित है। इसके बाद हम बात करें कुछ विश्व के ज्वालामुखी जो चर्चित रहते हैं हमेशा, तो कोटापेक्सी है जैसे इक्वाडोर में है, माउंट एटना इटली में है, स्ट्राम्बोली इटली में है और वेसुवियस है वो भी इटली में है। ये चर्चित ज्वालामुखी है, हमारे जो चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। और रुवांग ज्वालामुखी की हमने बात कर ली, एक बार फिर नोट कर लेंगे। रुवांग ज्वालामुखी जो कि बहुत चर्चा में इस समय पे करंट अफेयर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से कि कृपया करके आपने जो सेशन देखते हैं और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अपना लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है उसमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कीजिए और वोट डालने अवश्य जाए। इसके साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।